जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम देखने वाले हैं डेमोग्राफी के बारे में। उससे पहले ज़रूरी सूचना यह है कि अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कीजिए, जहाँ पे आपको 9 AM और 9 PM पर जो है लाइव क्विज करवाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो जननांकी शब्द, डेमोग्राफी शब्द जो है सर्वप्रथम उल्लेख सन 1855 में गुइलार्ड ने किया है। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट यही पूछा जाता है कि किसने सर्वप्रथम किया है, और यह भी हाल फिलहाल के कुछ एग्जामों में पूछा गया है। और इसका जो विधिवत उपयोग किया जाता है या विधिवत रूप से प्रस्तुत करने का जो कार्य करते हैं वह जॉन ग्रांट करते हैं। सन 1862 में जननांकी का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। तो जॉन ग्रांट जिन्होंने 1862 में जननांकी का अध्ययन करना जो है आरंभ किया था, किंतु माल्थस को जननांकी का पिता माना जाता है। फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको माना जाता है? माल्थस को। तो यहाँ 3 पॉइंट होते हैं। एक तो सर्वप्रथम शब्द की चर्चा किसने की? तो गुइलार्ड ने की। दूसरा, उसकी विधिवत बात किसने की है? तो जॉन ग्रांट ने जननांकी की विधिवत की बात की है। तीसरा, जननांकी का पिता किसे माना जाता है? तो माल्थस को। जननांकी के अंतर्गत जनसंख्या के वितरण का पक्ष का अध्ययन किया जाता है, उसकी कल्चर का, संस्कृति और सामाजिक संरचना को ध्यान में रखकर जो है अध्ययन किया जाता है, जिस कारण जननांकी को समाजशास्त्र की एक शाखा भी माना जाता है। तो इसकी डिफिनेशन के रूप में डीजे बूच के अनुसार कि जननांकी को हम जनसंख्या के आकार, उसके घटक और क्षेत्रीय वितरण तथा उसके जन्म, मृत्यु दर, विवाह दर, गतिशीलता, प्रवास संबंधी गणितीय जानकारियों का अध्ययन करते हैं। तो जननांकी में किसी समाज के जनसंख्या, आकार, घटक और क्षेत्रीय विवरण, जैसे कहा कितना जन्म दर है, कितना मृत्यु दर है, विवाह दर कैसा है, प्रवास कितने लोग कर रहे हैं, तो गणितीय जो भी आंकड़े हैं उनका अध्ययन किया जाता है। अगला है सामाजिक जननांकी क्या होती है? तो किसी भी समाज की जन्म दर एवं मृत्यु दर केवल जैविक प्रक्रियाओं का परिणाम न होकर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी प्रभावित होती हैं। तो यहाँ कहा गया कि जन्म दर केवल जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा प्रभावित नहीं होता, उसमें कुछ समाज की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियाँ भी प्रभावित करती हैं। जैसे जहाँ गरीबी ज़्यादा रहती है वहाँ पे मृत्यु दर ज़्यादा होता है, जन्म दर भी ज़्यादा रहता है। तो उसी तरह कहते हैं कि उनका भी प्रभाव पड़ता है, स्वास्थ्य, शिक्षा, अन्य चीज़ों का भी प्रभाव पड़ता है। समाज की संस्कृति, धर्म, नैतिक स्तर, गरीबी आदि वे स्थितियां हैं जो जन्म दर और मृत्यु दर को जो है प्रभावित करती हैं। इनका अध्ययन ही सामाजिक जननांकी के अंतर्गत किया जाता है। संक्षेप में कहा जाए तो सामाजिक जननांकी के अंतर्गत निम्नलिखित बातों का अध्ययन किया जाता है कि किस प्रकार सामाजिक नियम और रीतियां हैं, जैसे एक विवाह है, बहुविवाह प्रणाली है, लिंग संबंध, यौन स्वतंत्रता, तलाक, विधवा पुनर्विवाह आदि जन्म दर को प्रभावित करते हैं। दूसरा, जनसंख्या के विभिन्न घटक जैसे जन्म दर, मृत्यु दर, देशांतरण आदि का अध्ययन भी समाज एवं संस्कृति के संदर्भ में होता है। तीसरा है यहाँ पे जनसंख्या की संरचना में परिवर्तन होने पर युवा, मध्यम आयु के वर्ग, वृद्ध लोगों की मान्यताएं क्या हैं, उनके मतभेद क्या हैं, उनका अध्ययन करना। तीसरा, जनसंख्या परिवर्तन के सामाजिक कारणों एवं परिणामों का अध्ययन जो है सामाजिक जननांकी के अंतर्गत किया जाता है। इस तरह से सामाजिक जननांकी के अंतर्गत जन्म दर, मृत्यु दर, आवास, प्रवास, लैंगिक जनसंख्या घनत्व एवं वितरण, आयु संरचना, जनसंख्या नियंत्रण, जीवन प्रत्याशा और जीवन स्तर के आदि का जो है अध्ययन किया जाता है। अगला है प्रजननता या प्रजनन दर या जन्म दर कह सकते हैं, फर्टिलिटी या बर्थ रेट। तो ये सब जो है स्टेटमेंट में ये सब
प्रश्न यहाँ से जो है आता है अक्सर। तो प्रजननता से तात्पर्य स्त्रियों द्वारा जीवित शिशुओं को जन्म देने की क्षमता से है। जो स्त्रियां गर्भ धारण कर लेने के बाद समय में आने पर शिशुओं को जन्म नहीं दे पाती या उससे पूर्व गर्भपात करवा लेती है, अबॉर्शन करवा लेती हैं, उससे प्रजननता में शामिल नहीं किया जाता। परंतु प्रजननता का अर्थ किसी समय विशेष में जन्म लेने वाले बच्चों की बारंबारता से होता है कि इतने टाइम पीरियड में कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं, उससे होता है। जो स्त्रियां केवल गर्भधारण कर सकती हैं, शिशुओं को जनन नहीं करती, उसे प्रजनन क्षमता फर्टिलिटी प्रजनन क्षमता फेकुंडिटी कहते हैं। और जो गर्भधारण नहीं कर सकती उन्हें बाज या 1 मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा शब्द मिस्टेक है, यहाँ नहीं होगा। तो जो स्त्रियां केवल गर्भधारण कर सकती हैं और शिशुओं का जनन करती हैं, उसे जो है प्रजनन क्षमता कहते हैं। और जो गर्भधारण नहीं कर सकती है उन्हें बाज या बंध्या स्ट्राइल कहते हैं। इस स्थिति को बाजपन कहा जाएगा जिसमें बच्चे जन्म नहीं देते। आगे है जन्म दर से तात्पर्य 1000 व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष पैदा होने वाले बच्चों की संख्या है। जन्म दर प्रति 1000 व्यक्तियों में जीवित बच्चों लाइव बर्थ की संख्या गिनकर ज्ञात की जाती है। तो मतलब 1000 लोग पर कितने बच्चे जीवित रह जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, जन्म दर। अब जन्म दर को प्रभावित करने वाले कारक, तो सामान्यतः विकसित देशों में जन्म दर निम्न 20% से नीचे और विकासशील देशों में उच्च 40% या इससे भी ऊपर होता है। देखा गया है कि जन्म दर आर्थिक उन्नति से जुड़ी हुई है। उन देशों में जहां जीवन स्तर उच्च है अथवा सुधार के क्रम में है, वहां जन्म दर में कमी आई है। आर्थिक कारक के अतिरिक्त जन्म दर में अन्य निम्न कारक देखने को मिलते हैं, जैसे अब जापान हो गए, चीन हो गए। आप लोग न्यूज़ में देखते होंगे कि वहाँ की अच्छी स्थिति है। अमेरिका, यूरोप में वहाँ जन्म दर क्या है, कम होता है। लेकिन भारत, पाकिस्तान या अन्य विकासशील देश जैसे दक्षिण अफ्रीकाई देश, वहाँ जन्म दर अधिक है। तो वही यहाँ कह रहा है कि पहला कारक है जनसंख्या की संरचना। जिन क्षेत्रों में वयस्कों का उच्च अनुपात पाया जाता है वहाँ पर जन्म दर उच्च देखने को मिलता है, जैसे नए शहर, नए अधिवास, उच्च अप्रवास वाले क्षेत्रों में। इसके विपरीत बच्चों या वृद्धों के उच्च प्रतिशत वाले क्षेत्र या स्त्रियों की कम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में निम्न जन्म दर पाई जाती है। तो जहाँ बच्चे और वृद्ध रहते हैं वहाँ भाई युवा तो रहते नहीं, तो और कम स्त्रियाँ रहती हैं, तो वहाँ जनसंख्या भी कम रहेगी। उसके अलावा इन्होंने एजुकेशन, शिक्षा के कारण भी व्यक्ति जन्म को नियंत्रण का ज्ञान होता है। अधिक सामाजिक जागरूकता और क्रियाकलाप के चुनाव की जागरूकता आ जाती है। जब जैसे ही सामाजिक जागरूकता की गई, तमाम जैसे भारत में ही आप देखिए तो जन्म दर कम करने के लिए तमाम योजनाएं नियोजन चलाई गई हैं, तो एजुकेशन पर ध्यान दिया गया है। अगर स्त्रियां या महिलाएं शिक्षित होती हैं तो वह कम बच्चे पैदा करना चाहती हैं, उनको अच्छे से सारी सुविधाएं दे सके। तो जहाँ एजुकेशन लेवल हाई रहता है वहाँ जन्म दर कम हो जाता है, ऑटोमेटिक जागरूकता आ जाती है। परिणाम स्वरूप निम्न वर्ग के लोगों में जो कम शिक्षित होते हैं मध्यम वर्ग की तुलना में तीव्र दर से पाई जाती है। तो कम शिक्षित लोगों में जन्म दर अधिक देखने को मिलता है, लेकिन मध्यम वर्ग में जो शिक्षित है उनमें जन्म दर। अगला है धर्म। तो धर्म का भी प्रभाव देखने को मिल जाता है। विश्व में मुस्लिम और रोमन कैथोलिक धर्मों में लोग बड़े परिवार को बढ़ावा देते हैं जिससे उनका धर्म सुरक्षित रह सके, अतः वे सक्रिय रूप से किसी भी प्रकार के निरोधों का विरोध करते हैं। तो मुसलमानों में पॉपुलेशन अधिक होती है, वो किसी प्रकार का निरोध नियोजन का पूरी तरह से विरोध करते हैं। यहाँ तक कि हमारे भारत देश में मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ लोगों का यह सोचना है कि अगर वो पोलियो का टीका लगाते हैं तो उनकी प्रजनन क्षमता कमजोर हो जाएगी, इसलिए वो बच्चों में पोलियो का टीका भी कम लगवाते हैं।
तो इस तरह की विचारधाराएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के तौर में प्रेजेंट में आप पाकिस्तान का ले सकते हैं कि वहाँ जनसंख्या दर इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसी के साथ साथ गरीबी भुखमरी भी बढ़ती जा रही है। अगला है सामाजिक रीति रिवाज। विभिन्न समूहों की सामाजिक एवं सांस्कृतिक विचारधाराओं में भिन्नता के फलस्वरूप जन्म दर भी भिन्न पाई जाती है। तो जहाँ जैसे ही सामाजिक रीति रिवाज होंगे, जैसे कहीं बहु विवाह का प्रथा है, कहीं एक ही विवाह का प्रथा है, तो उस आधार पर भी जन्म दर में प्रभाव देखने को मिल जाता है। जैसे बहु विवाह प्रथा के कारण उत्पादकता की दर अधिक होती है। इसी तरह भारत में लड़कियों की विवाह की आयु कम होना, कम आयु में विवाह हो जाना, लड़के की चाह के कारण जन्म दर अधिक पाई जाती है। जैसे कई लोग, किसी को लड़कियां कई हो गई तो वो भी जब तक लड़का नहीं हो जाता तब तक बच्चे पैदा करते रहते हैं। तो ये भी एक कारण है कि जन्म दर अधिक हो जाता है। अगला जो कारण है भोजन और स्वास्थ्य। तो विश्व में सबसे गरीब और कुपोषण के शिकार लोगों में सबसे उच्च जन्म दर देखने को मिलता है। इसी कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं है, इसका कारण अभी तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि क्यों जहां लोग ज़्यादा भूखे रहते हैं या कुपोषण के शिकार होते हैं वहां बच्चे ज़्यादा पैदा क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, तो इसका स्पष्ट कारण नहीं है। लेकिन समाजशास्त्रियों का मानना है कि कामुकता और भोजन के बीच अंतर संबंध है। उसी तरह है जहाँ स्वास्थ्य और सुविधाओं का विकास पर्याप्त नहीं होता वहाँ जन्मदर उच्च पाया जाता है, ताकि कम से कम कुछ बच्चे जीवित या वयस्क हो जाए। इसी प्रकार राजनीतिक कारणों से भी जन्मदर को प्रभावित किया जाता है। जैसे चीन में केवल एक बच्चे की पॉलिसी जो लाई थी, वन चाइल्ड पॉलिसी, वह लागू किया था कानून। तो आज के समय में वहाँ के लोग जो है बच्चे पैदा ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे पैदा करते हैं। भारत में परिवार नियोजन भी इसका एक है कि भारत में 2 बच्चों को पैदा करने के लिए कानून बनाया गया था, के माध्यम से जन्म दर को प्रभावित करने की कोशिश की जाती है। अगला है प्रजननशीलता का तथा संतानोत्पादक में अंतर। तो प्रजननशीलता, फर्टिलिटी और संतानोत्पादक अर्थात फेकुंडिटी में अंतर क्या है? तो संतानोत्पादक से तात्पर्य किसी स्त्री में बच्चों को जन्म देने की क्षमता को हम संतान उत्पादक कहते हैं, चाहे वह बच्चा जन्म दिया हो या न दिया हो। इस तरह समस्त स्त्रियों को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रजनन क्षमता युक्त फेकुंड, दूसरा प्रजनन अयोग्य या बाज इनफेकुंड। तो इसके विपरीत प्रजननशीलता क्या है? फर्टिलिटी का आशय है कि वास्तव में बच्चों का जन्म देने से है। तो संतानोत्पादक की क्षमता वह होती है, जैसे महिलाएं कितनी बच्चा पैदा कर सकती हैं उसको लेकर है, चाहे वह बच्चा पैदा करे या ना करे, तो उसको इन्होंने संतानोत्पादक क्षमता कहा है। और प्रजनन क्षमता या प्रजननशीलता उसको कहा है जब जहाँ पे बच्चे पैदा वास्तविकता में बच्चे को जन्म दिया जाता है। प्रजननशीलता को जन्म के आंकड़ों की सहायता से मापा जाता है, परंतु संतानोत्पादकता का कोई प्रत्यक्ष माप संभव नहीं है। अगला है प्रजननशीलता का मापन, मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी। तो प्रजननशीलता की दरें मुख्यतः पंजीकरण संबंधी सूचनाओं पर आधारित होती हैं, जिसके लिए निम्न विधियों का प्रयोग किया जाता है। तो उसके लिए अन्य कई मापक बनाए गए हैं प्रजननशीलता को मापने के लिए, तो वह निम्न है। जैसे असंशोधित जन्म दर, ट्रूड बर्थ रेट, यह किसी एक वर्ष में वर्ष विशेष में जन्मे कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष में कुल जनसंख्या के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है। तो यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से हो जाता है, कहीं कि यही भी स्टेटमेंट में पूछा जाता है कि इसको असंशोधित जन्म दर किसको कहेंगे, संशोधित जन्म दर किसको कहते हैं, तो ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो असंशोधित जन्म दर उसमें कहा जाता है जिसमें एक वर्ष में कुल बच्चों की जो संख्या होती है, पैदा होते हैं, जो जन्म लेते हैं, उनकी संख्या और पॉपुलेशन उस वर्ष कुल जनसंख्या के मध्य क्या अनुपात रहा है उसको व्यक्त करता है, जिससे प्रायः प्रति 1000 में व्यक्त किया जाता
है। इसको असंशोधित दर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें गणना करते समय किसी भी समुदाय की जनसंख्या के गठन अर्थात आय लिंग आदि के अंतर को ध्यान नहीं दिया जाता है, अर्थात पुरुष महिला दोनों को औसत मानकर देखा जाता है। अब संशोधित जन्म दर क्या होता है? कोरिलेटेड बर्थ रेट। तो जब हम असंशोधित जन्म दर की गणना करते हैं असंशोधित जन्म दर की गणना करते हैं तो कुछ ऐसे जन्मों को भी शामिल नहीं कर पाते हैं, उसमें शामिल नहीं कर पाते जिनकी सूचना पंजीकरण नहीं होता। ऐसी दशा में सही जन्म दर की गणना के लिए ऐसे जन्मों का संभावित जनसंख्या का अनुपात से पंजीकृत जन्मों की संख्या में जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ संशोधित जन्म दर का मतलब है कि अगर असंशोधित में तो हमें जो डाटा मिलता है उसी के आधार पर निकालते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे जन्म होते हैं जिनका घर में जन्म हो जाता है, जिनको रजिस्टर्ड नहीं कराया जाता है या पंजीकरण नहीं होता है। तो ऐसी दशा में सही जन्म दर की गणना के लिए हम ऐसे जन्मों जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है उनको संभावित संख्या का अनुमान लगाकर पंजीकृत जन्मों की संख्या में जोड़ दिया जाता है। इस आधार पर की गई जन्म दर की गणना संशोधित जन्म दर कहा जाता है, जो सदैव असंशोधित जन्म दर से अधिक होती है। तो यहाँ देखिए अंतर यह है कि जो असंशोधित जन्म दर है उसमें उन्हीं का जोड़ा जाता है, उन्हीं के जन्म दर का अनुमान लगाया जाता है जो ऑलरेडी पंजीकृत हैं सरकारी संस्थाओं में, उनके आधार पर असंशोधित जन्म दर निकाला जाता है। लेकिन संशोधित जन्म दर में क्या होता है, जो पंजीकृत नहीं है बच्चे उनको भी एक अनुमान लगा के जोड़ के तब निकाला जाता है। अगला है सामान्य प्रजननशीलता दर, जनरल फर्टिलिटी रेट। तो असंशोधित जन्म दर में समस्त जनसंख्या को शामिल कर लिया जाता है। सामान्य प्रजनन दर में इस कमी को दूर करने के लिए संपूर्ण जनसंख्या को आधार न मान करके केवल संतानोत्पादक आयु वर्ग के स्त्रियों को आधार माना जाता है। तो असंशोधित जन्म में तो संपूर्ण जनसंख्या के आधार पर निकाला जाता है, लेकिन सामान्य प्रजनन दर में क्या होता है, केवल उन्हीं पॉपुलेशन या जनसंख्या का चयन किया जाता है जो बच्चे पैदा कर सकते हैं या जन्म दे सकते हैं। तो इस तरह सामान्य प्रजनन दर जन्मों की वह संख्या है जो प्रति हजार मातृत्व काल वाली स्त्रियों द्वारा होता है। तो उन्हीं महिलाओं के आधार पर निकाला जाता है जो बच्चे को जन्म देती है, मातृत्व काल वाली स्त्रियों को। सामान्य प्रजनन दर में उन स्त्रियों को भी 15 से 19 आयु वर्ग में शामिल कर लिया जाता है। सामान्य प्रजनन दर में उन स्त्रियों को आयु वर्ग को शामिल किया जाता है जिसमें 15 से 49 वर्ग की स्त्रियां शामिल होती हैं। इन आयु कालों में अविवाहित बाज भी रहती हैं। साथ ही संतानोत्पादक योग्य स्त्रियों के आयु गठन पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है, जबकि प्रजननशीलता आरंभ के वर्षों से अधिक होती है तथा बाद के वर्षों में तेजी से घटती है। मतलब इन्होंने कहा कि सब जो बाज हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है, मतलब जो अविवाहित हैं उनको भी शामिल कर लिया जाता है। और इसमें भी दो टर्म है, एक समय होता है कि जैसे 21 से 30 वर्ष के समय में प्रजनन दर जो है सर्वाधिक होता है, प्रजननशीलता का दर सर्वाधिक महिलाओं में होता है, उसके बाद जो है वह कम होने लगता है। तो उसकी बातें कर रहे हैं। तो नोट, सामान्यतः सामान्य प्रजनन दर असंशोधित जन्म दर से 4 से 5 गुना अधिक होती है, क्योंकि संतान उत्पादक आयु की वर्ग की स्त्रियों की कुल जनसंख्या 1/4 या 1/5 ही भाग होता है। जहाँ वहाँ टोटल पॉपुलेशन पर निकाला जाता था असंशोधित जन्म दर, यहाँ सामान्य जन्म दर केवल 1/4 भाग की जनसंख्या या पॉपुलेशन पर निकाला जाता है, तो इसीलिए वह ज़्यादा हो जाता है। अगला है आयु विशिष्ट प्रजननता दर, एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट। तो यह किसी विशेष आयु वर्ग के प्रति 1000 स्त्रियों द्वारा जन्मित बच्चों की जनसंख्या को परिलक्षित करता है। इसमें मातृत्व मर्टिनिटी रेट और पितृत्व पेटर्निटी रेट को कहा जाता है। इसे या तो मातृत्व दर या पितृत्व दर कहा जाता है इसको। हालांकि प्रायः
दर प्रायः स्त्रियों के दृष्टिकोण से ज्ञात किया जाता है, क्योंकि प्रजनन दर में माँ की आयु पर आधारित होता है। इस प्रजनन दर से निम्न तथ्यों को जो है हम जान सकते हैं या जानकारी हमें प्राप्त होती है। जैसे स्त्रियों में संतानोत्पादक की शारीरिक क्षमता सभी उम्र में समान नहीं रहती है। स्त्रियों की आयु में वृद्धि के साथ उनकी प्रजनन व्यवहार की जानकारी प्राप्त होती है, और यह जैविक सिद्धांतों की जांच एवं विवाह आयु की नीति निर्धारित करने में सहायता पहुंचाती है। इनके अलावा इसकी सहायता से लिंग अपराध, सेक्स क्राइम की आयु, अवैध माताओं के बच्चों की आयु का अध्ययन किया जाता है, परंतु इसकी सहायता से दो क्षेत्रों में प्रजननशीलता की दशा तुलना करना कठिन है। तो इन्होंने कहा जो आयु विशिष्ट प्रजननशीलता होती है वह माँ के दर पे आधार पर निकाला जाता है। तो उसके कुछ फायदे इस प्रकार है कि इसमें यह पता किया जाता है कि किस उम्र में महिलाएं जो हैं बच्चों को अधिक जन्म देती हैं, और हर समय तो समान नहीं रहता। इसके अलावा जैसे जैसे आयु वृद्धि के साथ जन्म दर कितना घटता है, महिलाओं का प्रजनन दर कितना घटता है, उसकी पता चलता है। तीसरा इन्होंने कहा कि वो किस किस एज में महिलाओं की विवाह करना एक सही एज होगा, उसका भी निर्धारण इसके तहत किया जा सकता है। इसके अलावा इन्होंने कहा कि किस एज में लिंग अपराध अधिक होते हैं, उसका आयु का निर्धारण भी इसके आधार पर किया जाता है। उसके बाद अगली जो अवधारणा है कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट, TFR, यह भी इम्पोर्टेंट है। तो कुल प्रजनन दर TFR बच्चों की वह संख्या है जो किसी स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल में जन्म देती है। पूरे जीवन काल में बच्चों को जन्म देती है, उसको हम कुल प्रजनन दर कहते हैं। यदि किसी स्त्री ने पूरे प्रजनन काल में 3 बच्चे पैदा होते हैं तो उस स्त्री का कुल प्रजनन दर 3 है, परंतु व्यवहार में यह दर ज्ञात करना कठिन है, क्योंकि इसके लिए किसी महिला का इंतजार उसके संपूर्ण प्रजनन काल तक करना पड़ता है। अतः TFR को ज्ञात करने के लिए प्रजनन योग्य स्त्रियों को छोटे आयु वर्गों में बांटकर उनकी आयु वर्ग अलग अलग प्रजनन दर अर्थात आयु विशिष्ट प्रजनन दर निकाला जाता है, फिर उन्हें जोड़ देते हैं, तत्पश्चात इस योग के आयु वर्गांतर से गुणा कर देते हैं। तो कुल प्रजनन दर प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, पहले तो प्रजनन योग्य जो स्त्रियां हैं उनके छोटे छोटे आयु वर्ग में बांट दिए, जैसे 21 से 25 को अलग कर दिए, 25 से 30 को अलग कर दिए, 30 से 35 को अलग कर दिए, तो इस तरह से ग्रुप बना देंगे। उसके बाद उन सबका जो है प्रजनन दर ज्ञात किया जाता है। उसके बाद विशिष्ट प्रजनन दर, आयु विशिष्ट प्रजनन दर निकाला जाता है, फिर सबको जोड़ दिया जाता है। उसके पश्चात योग के पश्चात जो आयु वर्गांतर होगा, वो आयु में जो वर्ग का अंतर होगा उससे गुणा कर दिया जाता है। तो यहाँ दिया कुल प्रजनन दर बराबर आयु विशेष प्रजनन दरों का योग गुणित आयु का वर्णांतर। तो इसमें यह मानकर चला जाता है कि प्रत्येक स्त्री पैदा होने के समय से संतान उत्पादन आयु की समाप्ति तक जीवित रहती है। तो यदि गणना के उपरांत TFR मान 2 आ रहा है तो यह समझना चाहिए कि जनसंख्या में किसी भी प्रकार की वृद्धि की संभावना नहीं है, अर्थात माता पिता अपने आप को प्रस्थापित कर रहे हैं। तो इन्होंने कहा अगर जो TFR है वह 2 आता है तो जनसंख्या दर क्या है, स्थिर है, जितने लोग मर रहे हैं उतने पैदा हो रहे हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा रहेंगे तो जनसंख्या दर बढ़ रही है, और 2 को इससे कम रहेगा तो जनसंख्या दर जो है कमी हो रही है, ऐसा माना जाता है। अगला है योग्यतम प्रजनन दर, कम्युलेटिव फर्टिलिटी रेट। तो योगात्मक प्रजनन दर जो है वह CFR है। इसमें कुल प्रजनन दर अर्थात TFR के समान ही होती है। अंतर केवल यह होता है कि यह प्रति 1000 स्त्रियों के संपूर्ण प्रजनन काल में उत्पन्न किए गए बच्चों की संख्या को प्रकट करती है। तो यह 1000 स्त्रियों पर डाटा इसका निकाला जाता है, जबकि पीछे सभी स्त्रियों पर निकाला जाता है। तो प्रति 1000 स्त्रियों के संपूर्ण प्रजनन काल से उत्पन्न किए गए बच्चों की संख्या को
हम योगात्मक प्रजनन दर कहते हैं। अगला है पूर्ण प्रजनन दर, कंप्लीट फर्टिलिटी रेट। तो कंप्लीट फर्टिलिटी रेट जो है, इसकी गणना करते समय ऐसे स्त्रियों की संख्या ज्ञात कर ली जाती है जो संतान उत्पादन काल पूरा कर लिया हो, अर्थात उनकी रजोवृत्ति की आयु तक पहुंच गई हो। अर्थात पूर्ण प्रजनन दर ज्ञात करने के लिए समस्त स्त्रियों द्वारा जनित कुल बच्चों की संख्या स्त्रियों की संख्या से भाग देकर अंत में 1000 से गुणा कर देते हैं। हाँ, तो इन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं टोटल उनको उसके बाद स्त्रियों की संख्या से भाग देते हैं, कितनी स्त्रियां हैं, उसके बाद हम 1000 से गुणा कर देते हैं, तो हमें पूर्ण प्रजनन दर प्राप्त होता है। लेकिन इनमें उन्हीं स्त्रियों को शामिल किया जाता है जो अब बच्चे नहीं पैदा कर सकती हैं, अर्थात उनका प्रजनन का जो आयु है वह समाप्त हो जाता है, संतान उत्पादन की जो आयु है वह पूरा हो जाती है। अगला है समूह प्रजनन दर, कोहर्ट फर्टिलिटी रेट। तो यह एक प्रकार के आयु विशिष्ट प्रजनन दर का एक विकसित रूप है। इसके अंतर्गत किसी जनसंख्या को उद्देश्य को विशेष आधार पर समूहों में वर्गीकृत कर लिया जाता है, वर्गीकृत मतलब बांट लिया जाता है, और इन समूहों का प्रजनन दर उसी तरह ज्ञात किया जाता है जिस तरह आयु विशिष्ट में प्रजनन दर ज्ञात किया जाता है कि अलग अलग, जैसे अलग अलग आयु के लोगों को बांट के प्रजनन दर ज्ञात किया जाता था, वैसे ही समूह प्रजनन में अलग अलग समूहों में वर्गीकृत करके ज्ञात किया जाता है। अगला है प्रमाणित प्रजनन दर, स्टैंडर्डाइज्ड फर्टिलिटी रेट। तो यदि किन्हीं दो समाजों में जनसंख्या में स्त्रियों की आयु का वितरण किसी तरह असमानता है तो उसका सामान्य प्रजनन दर भी प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त शिक्षा का स्तर, जाति, धर्म, व्यवस्था, आय आदि का अंतर भी प्रजननशीलता को प्रभावित करता है। जैसे नगरीय समाज ग्रामीण समाज में के दर पे अगर निकाला जाए तो उसमें कई असमानता देखी जाएगी कि नगरीय समाजों में जन्म दर कम देखने को मिलेगा, लेकिन ग्रामीण समाज में अशिक्षा, जाति, धर्म, व्यवस्था आदि के कारण जन्म दर अधिक देखने को मिलता है। अतः समाजों की प्रजननशीलता का वास्तविक अंतर समझने के लिए प्रमाणित प्रजनन दरों की सहायता से ज्ञात की जाती है, जो कि वास्तविक जन्म दर होगी। तो इसमें क्या करते हैं कि कुल प्रजनन दर को एक प्रकार से प्रमाणित प्रजनन दर होती है, क्योंकि उनकी जनगणना 1000 स्त्रियों के प्रत्येक आयु वर्ग पर की जाती है। सभी कुल प्रजनन दरों में स्त्रियों की आयु संरचना एक सी होती है। तो कुल प्रजनन दरों में आयु संरचना एक सी होती है, अतः किसी भी प्रकार के अंतर से प्रभावित नहीं होता है। अब कुल प्रजनन दर भी एक प्रकार के प्रमाणित प्रजनन दर होती है, क्योंकि उनकी जनगणना जो है 1000 स्त्रियों के प्रत्येक आयु वर्ग पर की जाती है, और सभी कुल प्रजनन दरों में स्त्रियों की जो आयु संरचना होती है वह एक जैसी होती है, इसीलिए इसमें कोई अंतर या कोई किसी प्रकार के अंतर से प्रभावित नहीं किया जाता है। अगला है पुनर्उत्पादन दर, रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है। तो रिप्रोडक्शन रेट होता है जनसंख्या वृद्धि के दर का अनुमान लगाने के लिए प्रजनन दर अधिक उपयुक्त नहीं समझी जाती है। जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि यह नवजात शिशुओं के लिंग और उनकी मृत्यु को ध्यान में नहीं रखती है। यदि उत्पन्न होने वाले शिशुओं में से अधिकांश लड़के हैं तो जनसंख्या अवश्य घटेगी। इसके विपरीत अधिकांश लड़कियां हैं तो जनसंख्या की प्रकृति अवश्य बढ़ती रहेगी। तो इन्होंने कहा कि इससे पहले जो प्रजनन दर था वह अधिक उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि उसमें कितने बच्चे पैदा होते ही मर जाते हैं, तो उनकी लिंग विशेष नवजात शिशुओं की गणना नहीं की जाती है या ध्यान में नहीं रखा जाता। इसीलिए कहा कि पुनरुत्पादन, जैसे कोई किसी समाज में लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे प्रजनन दर बढ़ेगा, क्योंकि लड़कियों की जनसंख्या ज़्यादा रहेगी तो वहाँ पे वृद्धि होगी। अगर लड़कों की संख्या ज़्यादा होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के अविवाहित रहेंगे, जिस कारण उनकी जो है जनसंख्या घटेगी। अतः जनसंख्या में होने वाले वास्तविक वृद्धि की जानकारी सदैव पुनर्उत्पादन दरों की गणना से की जाती
है। तो आज की वीडियो जो है हम यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सकल पुनरुत्पादन दर देखेंगे, उसके अलावा शुद्ध पुनरुत्पादन दर देखेंगे, उसके अलावा जो है प्रजनन विभिन्नता है, और उसके बाद मृत्यु दर है, और कई विचारक हैं, ये सब देखेंगे। मृत्यु दर को क्या क्या प्रभावित करते हैं, वैसे कारक हैं, उनको देखेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।